आमतौर पर जब हम किसी पारंपरिक इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में कैसी तस्वीर आती है? भारी मशीनरी। बिल्कुल, भारी मशीनरी या ग्रीस से सने हाथ, कारखाने और वो ड्राफ्टिंग टेबल वाली तस्वीर उभरती है। सही बात है। मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत ही फिजिकल दुनिया का हिस्सा है। हम अक्सर मानकर चलते हैं कि एक तरफ हार्डवेयर बनाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ सिलिकॉन वैली में बैठे सॉफ्टवेयर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोडर हैं। एक बहुत ही साफ लाइन है दोनों के बीच। एग्जैक्टली, दोनों के बीच एक स्पष्ट लकीर खींची हुई है। लेकिन हाल ही में L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जिसे हम LTTS के नाम से जानते हैं, उनकी फाइनेंशियल ईयर 27 की पहली तिमाही मतलब Q1 FY27 की अर्निंग्स कॉल और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के पन्नों से गुजरते हुए एक बात बहुत साफ हो गई। और वो क्या है? वो लकीर अब धुंधली नहीं हो रही है, बल्कि वो पूरी तरह से मिट चुकी है। तो चलिए इसको समझते हैं कि कैसे एक कोर इंजीनियरिंग कंपनी आज AI के दम पर खुद को एक इंटेलिजेंस पावर हाउस में बदल रही है और इसके पीछे का पूरा अर्थशास्त्र क्या है। ये बदलाव वाकई हैरान करने वाला है। मतलब अगर हम इस तिमाही के वित्तीय आंकड़ों पर नजर डालें तो ये सिर्फ एक ट्रांजिशन की कहानी नहीं है। ये एक बहुत ही आक्रामक ग्रोथ की कहानी है। Q1 FY27 में कंपनी ने 2,940 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया है, जो कि डॉलर के संदर्भ में शायद लगभग 310 मिलियन बैठता, राइट? बिल्कुल, $310 मिलियन। और सबसे अहम बात यह है कि ये पिछले साल के मुकाबले 11.5% की सालाना रेवेन्यू ग्रोथ है। अरे वाह, 11.5%! हाँ, आप देखिए आज के समय में जब ग्लोबल मार्केट में इतनी उथल-पुथल है, तो इतनी बड़ी बेस लाइन पर 11.5% की ग्रोथ हासिल करना ये दिखाता है कि क्लाइंट्स उनके नए मॉडल को हाथों हाथ ले रहे हैं। ये नंबर सुनने में तो बड़े लगते हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि रेवेन्यू से ज्यादा ना असली कहानी मुनाफे में छिपी होती है। सही कहा आपने। मैंने रिपोर्ट्स में देखा कि उनका एबिट मार्जिन 15.7% रहा है, जो पिछले साल से 200 बेसिस पॉइंट ज्यादा है। जी। अब जो श्रोता रोजाना फाइनेंस की खबरें नहीं पढ़ते, तो उनके लिए इस 200 बेसिस पॉइंट्स और एबिट मार्जिन वाले जार्गन का आसान भाषा में मतलब क्या है? देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। एबिट मार्जिन या EBIT का मतलब है कि टैक्स और ब्याज चुकाने से पहले कंपनी अपने कोर बिजनेस ऑपरेशन से कितना पैसा बचा रही है। अच्छा, मतलब उनका सीधा ऑपरेशनल प्रॉफिट। बिल्कुल, ये उनकी असली ऑपरेशनल एफिशिएंसी का थर्मोमीटर है। बिल्कुल। और 200 बेसिस पॉइंट्स का सीधा सा मतलब है पूरे 2% का उछाल। ओहो, 2%। हाँ, यानी अगर पिछले साल कंपनी 100 रुपए का काम करके 13.7 रुपए बचा रही थी, तो अब वो उसी काम पर 15.7 रुपए बचा रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब आप 2,940 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो, तो 2% का सुधार सीधा आपके बैंक अकाउंट में भारी नकदी लेके आता है। यही वजह है कि उनका नेट प्रॉफिट 17.4% की वृद्धि के साथ 352 करोड़ तक पहुंच गया है। और एक और आंकड़ा है जो बहुत इम्प्रेसिव है। उनका फ्री कैश फ्लो कन्वर्जन 153% रहा है। 153%? ये तो बहुत ही शानदार है। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे कोई चलती हुई कार को हाईवे पर बिना स्पीड कम किए नए और ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ अपग्रेड कर दे। ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। तो इसका मतलब है कि वे सिर्फ अपना बिजनेस फैला नहीं रहे हैं, बल्कि उसे कहीं ज्यादा स्मार्ट तरीके से कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये अचानक से नहीं हुआ है। उनके इन्वेस्टर डेक में बार बार लक्ष्य 31 नाम की एक रणनीति का जिक्र है। हाँ, लक्ष्य 31। ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरा वित्तीय प्रदर्शन उसी मास्टर प्लान का हिस्सा है। देखिए, ये लक्ष्य 31 असल में उनकी भविष्य की पूरी दिशा तय कर रहा है। ये कंपनी का अगले 5 साल का रोड मैप है। ओके। इस एजेंडा के तहत उन्होंने खुद के लिए 2 बहुत ही कड़े टारगेट सेट किए हैं। पहला, अगले 5 सालों तक लगातार 13 से 15% का CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बनाए रखना। 13 से 15% की ग्रोथ हर साल। जी। और दूसरा, अपने प्रॉफिट मार्जिन को 16 से 17% के बीच सस्टेन करना। तो ये जो 15.7% का मार्जिन हमने इस तिमाही में देखा है ना, वो इसी 16 से 17% के लॉन्ग टर्म गोल की तरफ एक बहुत ही सदी हुई छलांग है। मतलब ये लक्ष्य 31 की रणनीति ही है जो उन्हें इस दिशा में धकेल रही है। बिल्कुल,
वो कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, अपने डिलीवरी मॉडल्स में सुधार कर रहे हैं ताकि हर प्रोजेक्ट से ज़्यादा वैल्यू निकाली जा सके और इसी से लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ती है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, कॉस्ट कटिंग करके या एफिशिएंसी बढ़ाकर आप मार्जिन तो सुधार सकते हैं, लेकिन 11.5% की रेवेन्यू ग्रोथ लाने के लिए आपको मार्केट से नया पैसा भी तो चाहिए। ये नया पैसा, ये ग्रोथ आ कहाँ से रही है? वो आ रही है लार्ज डील विंस से, यानी बड़े और जटिल कॉन्ट्रैक्ट से। अच्छा, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ, इस तिमाही के डेटा के अनुसार LTTS ने एक $30 मिलियन से बड़ी डील क्रैक की है। इसके अलावा एक 20 मिलियन से बड़ी डील और 4-10 मिलियन डॉलर से बड़ी डील जीती हैं। अरे वाह, मतलब 6 बहुत बड़ी डील्स। बिल्कुल। और 2.9% की जो तिमाही दर तिमाही सिक्वेंशियल ग्रोथ हुई है, वो इन्हीं बड़ी डील्स का सीधा नतीजा है। ग्लोबल क्लाइंट्स अब छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स के बजाय अपनी पूरी इंजीनियरिंग का जिम्मा इन्हें सौंप रहे हैं। लेकिन इतने कड़े ग्लोबल कंपटीशन के बीच क्लाइंट्स अपना पैसा LTTS पर ही क्यों लगा रहे हैं? मेरा मतलब है, कोई भी कंपनी $30 मिलियन का चेक सिर्फ एक अच्छे प्रेजेंटेशन पर तो साइन नहीं करती ना। हाँ, यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने खुद को एक पारंपरिक इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी से निकालकर इंजीनियरिंग इंटेलिजेंस लीडर के रूप में रीपोजिशन कर लिया है। इंजीनियरिंग इंटेलिजेंस? जी, वे अब क्लाइंट्स के पास जाकर ये नहीं कहते कि हम आपके लिए कार के पुर्जे डिजाइन करेंगे। तो वो क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि हम आपकी पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, डिजाइन्स और प्रोडक्ट्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरह फिट कर देंगे कि आपका काम सालों के बजाय महीनों में होगा। इसे ही वे इंजीनियरिंग इंटेलिजेंस कह रहे हैं। अच्छा, और शायद इसीलिए वे AI की दुनिया के बड़े दिग्गजों के साथ हाथ मिला रहे हैं। मैंने पढ़ा कि उन्होंने एंथ्रोपिक और डेटाब्रिक्स के साथ बहुत ही क्रिटिकल रणनीतिक साझेदारियां की हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये समझना है कि एंथ्रोपिक का जो क्लॉड AI मॉडल है, वो एक इंजीनियरिंग कंपनी के अंदर कर क्या रहा है? देखिए, ये पार्टनरशिप असल में उनके इंजीनियरिंग इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस का दिल है। डेटाब्रिक्स के साथ मिलकर वे क्लाइंट्स के सालों पुराने बिखरे हुए डेटा को एक जगह लाकर उसे AI के लिए तैयार कर रहे हैं। डेटा क्लीनिंग और मैनेजमेंट। सही। और एंथ्रोपिक के क्लॉड मॉडल को उन्होंने अपने खुद के प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण दिया था। क्या उदाहरण था? मान लीजिए एक ऑटोमोटिव कंपनी को एक नई हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक कार का डिजाइन और इंजीनियरिंग पूरी करने में 36 से 40 महीने लगते थे, जो कि स्टैंडर्ड इंडस्ट्री टाइमलाइन है। जी। अब LTS इन AI मॉडल्स और अपने इंजीनियरिंग अनुभव को मिलाकर उसी काम को 15 से 18 महीने में पूरा करने का दावा कर रही है। रुकिए, 15 से 18 महीने, ये तो आधे से भी कम समय है। बिल्कुल। ये टाइम टू मार्केट में इतनी बड़ी कटौती है कि कोई भी क्लाइंट इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। रुकिए, यहीं पर मुझे एक समस्या नजर आती है। अगर AI की मदद से 36 महीने का काम 15 महीने में हो जाएगा, तो एक सर्विस कंपनी के तौर पर तो उनका नुकसान है ना? नुकसान कैसे? वे कम समय के लिए बिल कर पाएंगे। क्या AI उनके खुद के रेवेन्यू मॉडल को खा नहीं जाएगा? इससे तो इंजीनियरिंग की नौकरियां और उनका बिलिंग का समय दोनों कम होना चाहिए। देखिए, ऊपर से देखने पर यह डर वाजिब लगता है और इन्वेस्टर्स ने भी कॉल के दौरान ये सवाल उठाया था। लेकिन मैनेजमेंट का विजन यहाँ बहुत क्लियर है। अच्छा, क्या विजन है? जब कोई क्लाइंट 36 महीने की जगह 15 महीने में कार डिजाइन कर लेता है, तो वो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठता। वो आगे बढ़ता है। बिल्कुल। वो उसी बचे हुए समय और बजट में 3 और नए मॉडल डिजाइन करने लगता है। यानी AI काम को खत्म नहीं कर रहा है, बल्कि वो क्लाइंट्स को ज्यादा प्रोडक्ट वैरायटी और नई फीचर्स लॉन्च करने की आजादी दे रहा है। ओहो, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जी, इससे काम में कमी नहीं बल्कि काम का एक तरह से एक्सप्लोजन हो रहा है। ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। यानी पाइपलाइन और बड़ी हो रही है। बिल्कुल। मैनेजमेंट ने इसे समझाने के लिए एक 6 लेयर AI केक का जिक्र किया। 6 लेयर AI केक, ये क्या है? इसे एक स्मार्ट सिटी बनाने के उदाहरण से समझिए। आप किसी बंजर जमीन पर सीधे स्मार्ट एप्स या AI मॉडल्स नहीं चला सकते ना। हाँ, बेस तो चाहिए। सबसे पहले आपको पावर ग्रिड चाहिए, यानी ऊर्जा। फिर आपको सेंसर्स और चिप्स चाहिए। उसके बाद पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। फिर ट्रैफिक के नियमों की तरह डेटा इंजीनियरिंग चाहिए ताकि सही डेटा सही जगह जाए। उसके ऊपर आपके AI मॉडल्स बैठेंगे और सबसे टॉप लेयर पर वो असली दुनिया का एप्लीकेशन काम करेगा। अच्छा, तो ये 6 लेयर्स हो गई। जी।
और LTTS इस पूरे 6 लेयर टेक स्टैक में खुद को इन्वॉल्व कर रही है। क्लाइंट सिर्फ टॉप लेयर नहीं खरीद रहा, वो पूरी सिटी बनाने का काम उन्हें दे रहा है। और ये भी सच है कि हर क्लाइंट इस AI रेवोल्यूशन के लिए तैयार नहीं है। मैंने अर्निंग्स कॉल में देखा कि वे MIT मीडिया लैब के AI रेडीनेस इंडेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी टूल है उनके लिए। ये कोई आम सेल्स पिच नहीं है। वे क्लाइंट के पास जाकर सीधे अपना टूल नहीं बेचते, बल्कि इस इंडेक्स के जरिए पहले क्लाइंट के डेटा, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके कल्चर का टेस्ट करते हैं। बिल्कुल सकती। इस इंजीनियरिंग इंटेलिजेंस और 6 लेयर AI केक को हकीकत में बदलने के लिए जमीन पर बहुत भारी फौज और रिसर्च की जरूरत होगी। और वो फौज उनके पास है। आज उनके पास 23,845 कर्मचारियों का एक विशाल टैलेंट पूल है। 23,845 कर्मचारी। जी, ये वर्कफोर्स भविष्य के सर्विस डिलीवरी कैपेसिटी की रीड है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उनकी 103 इनोवेशन लैब्स। 103 लैब्स? हाँ, ये लैब सिर्फ शोपीस नहीं है। यहाँ दिन रात क्लाइंट्स के डेटा पर AI मॉडल्स की टेस्टिंग होती है, फिजिकल पुर्जों को सॉफ्टवेयर के साथ सिंक किया जाता है। लक्ष्य 31 के तहत जो विस्तार की रणनीति है, उसे ये 103 इनोवेशन लैब्स ही जमीनी स्तर पर मुमकिन बना रही हैं। और इस रिसर्च का सबसे बड़ा सबूत उनके पेटेंट्स का डेटा है। कंपनी के पास कुल पेटेंट्स की संख्या 1,757 तक पहुंच गई है। बिल्कुल। एक सर्विस कंपनी के लिए इतने पेटेंट्स होना एक बहुत ही अलग बात है। ये दिखाता है कि शुरुआती AI रिसर्च से लेकर बड़े पैमाने पर कमर्शियल सफलता तक का सफर उन्होंने तय कर लिया है। और इस 1,757 पेटेंट्स के पोर्टफोलियो में सबसे खास बात यह है कि इसमें 244 पेटेंट्स सिर्फ AI से जुड़े हुए हैं। सिर्फ AI के 244 पेटेंट्स? जी। इसके अलावा 1,059 पेटेंट्स ऐसे हैं जो उन्होंने अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर फाइल किए हैं। अच्छा, जॉइंट पेटेंट्स। हाँ, जब आप क्लाइंट के साथ मिलकर पेटेंट फाइल करते हैं ना, तो आप सिर्फ एक वेंडर नहीं रह जाते, आप उनके को क्रिएटर बन जाते हैं। एक तरह का पार्टनरशिप बन जाता है। एग्जैक्टली। ये 1,757 पेटेंट्स का खजाना और एंथ्रोपिक जैसी साझेदारियां LTTS के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा घेरा या कहें कि मोड़ तैयार करती हैं जिसे भेद पाना ग्लोबल इंडस्ट्री के प्रतिद्वंदियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये 103 लैब्स और 1,757 पेटेंट्स असल में काम किस चीज पर कर रहे हैं? मैंने उनके डेक में 6 टेक्नोलॉजी बेट्स के बारे में पढ़ा था। हाँ, मैनेजमेंट ने अपना सारा फोकस 6 मुख्य तकनीकी दावों पर लगा दिया है। और वो 6 बेट्स क्या हैं? ये है सॉफ्टवेयर डिफाइंड मोबिलिटी, मेडिकल टेक, AI, प्लांट मॉडर्नाइजेशन, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग और नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूट। ओके। ये 103 लैब्स दिन रात इन्हीं 6 बेट्स पर नए सॉल्यूशंस तैयार कर रही हैं। वे भविष्य की हर उस तकनीक में पैर जमाना चाहते हैं जो फिजिकल और डिजिटल दुनिया को जोड़ती है। चलिए, अब जरा बैलेंस शीट और सेक्टर्स के प्रदर्शन की ओर लौटते हैं। ये सारी तकनीक, पेटेंट्स और 11.5% की रेवेन्यू ग्रोथ अलग अलग इंडस्ट्रीज में कैसे बट रही है? अगर मैं डेटा देखूं तो सस्टेनेबिलिटी सेगमेंट 11.3% की सालाना ग्रोथ के साथ सबसे आगे दौड़ रहा है। सस्टेनेबिलिटी सेगमेंट की ये ग्रोथ पूरी दुनिया में हो रहे बदलाव का आईना है। दुनिया भर की कंपनियां अब एनर्जी ट्रांजिशन, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और अपने पुराने प्लांट्स के आधुनिकीकरण पर भारी पैसा खर्च कर रही हैं। बिल्कुल, हर कोई ग्रीन होना चाहता है। जी, साथ ही मोबिलिटी सेगमेंट ने भी 2.3% की तिमाही दर तिमाही ग्रोथ दिखाई है, जो बहुत अहम है। अहम क्यों है? क्योंकि मैंने पढ़ा था कि यूरोप के ऑटोमोटिव मार्केट में इन दिनों काफी सुस्ती चल रही है। बिल्कुल, यूरोप में नरमी के बावजूद उनका ये मोबिलिटी सेगमेंट रिकवर कर गया। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। उन्होंने ये कैसे किया? इसकी वजह ये है कि उन्होंने अपना ध्यान सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स और हाइब्रिड वाहनों के डिजाइन पर लगा दिया है। अमेरिका और जापान के मार्केट्स में उन्हें इस वजह से काफी ट्रैक्शन मिला है। लेकिन एक अच्छे विश्लेषण का उसूल है कि हम सिर्फ चमकती हुई चीजों पर ध्यान ना दें। कुछ रेड फ्लैग्स भी हैं जिन पर बात करना जरूरी है। टेक सेगमेंट में सालाना आधार पर 10.6% की भारी गिरावट आई है जी। और अगर भौगोलिक रूप से देखें तो भारतीय बाजार से आने वाले रेवेन्यू में भी 7.5% की कमी देखी गई है। ये 10.6% की गिरावट तो चिंता का विषय होनी चाहिए ना। देखिए, पहली नजर में ये एक रेड फ्लैग लगता है, लेकिन जब हम अर्निंग्स कॉल के ट्रांसक्रिप्ट में जाते हैं तो मैनेजमेंट ने इसका कारण
पोर्टफोलियो रैशनलाइजेशन बताया है। पोर्टफोलियो रैशनलाइजेशन, मैं चाहूंगा कि आप इसे आसान भाषा में समझाएं। क्या ये बस नुकसान को छिपाने का एक कॉर्पोरेट शब्द है? नहीं, इसका सीधा सा मतलब है अपने पोर्टफोलियो की छंटाई करना। छटाई? हाँ, मान लीजिए आपके पास 10 प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से 3 बहुत कम मार्जिन वाले हैं या आपकी भविष्य की एआई रणनीति से मेल नहीं खाते, तो आप क्या करेंगे? आप उन प्रोजेक्ट्स को धीरे धीरे बंद कर देते हैं या डाइवेस्ट कर देते हैं। अच्छा, ताकि फोकस सही जगह रहे। बिल्कुल। LTTS ने अपने स्मार्ट वर्ल्ड एंड कम्युनिकेशन बिजनेस में यही किया है। उन्होंने लो मार्जिन वाले काम को कम किया है। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर की एक बड़ी डील जो Q1 में क्लोज होनी थी, वो Q2 में खिसक गई। यानी ये गिरावट डिमांड खत्म होने की वजह से नहीं, बल्कि कंपनी के अपने रणनीतिक फैसलों और डील्स के टाइमिंग की वजह से। सही। वे स्वेच्छा से वो वजन कम कर रहे हैं जो उन्हें 16 से 17% के मार्जिन टारगेट तक पहुंचने से रोक सकता था। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यहीं पर कंपनी के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की ताकत समझ में आती है। जब टेक सेगमेंट में गिरावट आई तो सस्टेनेबिलिटी और मोबिलिटी ने उस झटके को संभाल लिया। इसीलिए ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ 11.5% रही। एग्जैक्टली। और मार्केट में उनकी स्थिति को इस बात से भी बल मिलता है कि ISG प्रोवाइडर लेंस की ताज़ा रिपोर्ट ने उत्तरी अमेरिका में डिजिटल इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए LTTS को लीडर के रूप में मान्यता दी है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, उत्तरी अमेरिका जैसे प्रतियोगी बाजार में ये मान्यता मिलना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये रिकॉग्निशन निवेशकों के लिए एक स्वतंत्र मोहर की तरह है। ये साबित करता है कि जो 1757 पेटेंट्स और 6 टेक्नोलॉजी बेट्स पर कंपनी काम कर रही है, उसे अब ग्लोबल इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी लीडरशिप के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं। ये उनके ग्लोबल राइवल्स के सामने एक बहुत मजबूत पोजीशनिंग है। लेकिन किसी भी ग्लोबल लीडर की पहचान सिर्फ उसके मुनाफे या पेटेंट से नहीं होती है। मुझे उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के आखिर में एक कम्युनिटी इनिशिएटिव मिला जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, ड्रीम ऑन व्हील्स। हाँ, ये इनिशिएटिव बहुत खास है। जब हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो अक्सर वो बहुत कागजी लगता है, लेकिन ये पहल जमीन पर एक बहुत बड़ा बदलाव ला रही है। ड्रीम ऑन व्हील्स वाकई एक बहुत ही संवेदनशील और प्रभावशाली पहल है। उन्होंने वसंतम नाम के एक NGO के साथ मिलकर मोबाइल रिहैबिलिटेशन वैन की शुरुआत की है। ये वैन असल में काम कैसे करती है और ये किन के लिए है? ये वैन उन दूर दराज और पिछड़े इलाकों के लिए है जहाँ के दिव्यांग बच्चे या शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे लोग अस्पतालों तक पहुंच ही नहीं सकते। मतलब एक्सेसिबिलिटी एक बड़ा इश्यू है वहाँ। बिल्कुल। परिवहन या पैसों की कमी के कारण वे थेरेपी से महरूम रह जाते हैं। ये मोबाइल रिहैबिलिटेशन वैन उनके घर तक, उनके गांवों तक जाती है और उन्हें मेडिकल तथा विशेष थेरेपी सेवाएं मुहैया कराती है। यानी ये क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में मौजूद एक बहुत ही क्रिटिकल गैप को भर रही है। जिन परिवारों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके बच्चों को स्पेशलाइज्ड रिहैब मिलेगा, अब ये वैन वो सेवा उनके दरवाजे तक ले जा रही है। सही कहा। इसके साथ ही वे नासिक के त्र्यंबकेश्वर में वाटरशेड डेवलपमेंट का काम भी कर रहे हैं, जो स्थानीय जल संरक्षण और ग्रामीण आजीविका को सहारा दे रहा है। एक इन्वेस्टर या एनालिस्ट के नजरिए से देखें तो क्या इन सामाजिक पहलुओं का बैलेंस शीट पर कोई सीधा असर होता है या ये सिर्फ PR के लिए है? देखिए, इसका असर लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू पर पड़ता है। जो कंपनी सिर्फ क्लाइंट्स को सस्टेनेबिलिटी का ज्ञान नहीं देती बल्कि अपने ऑपरेशंस और स्थानीय समुदायों में उसे लागू करती है, वो हमेशा एक गहरा भरोसा जीतती है। ट्रस्ट बिल्ड होता है। बिल्कुल। ड्रीम ऑन व्हील्स जैसी पहले दिखाती हैं कि कंपनी अपनी जड़ों और समाज से जुड़ी हुई है और दुनिया के बड़े निवेशक आज ऐसी ही कंपनियों पर दाव लगाना पसंद करते हैं जो पर्यावरण और समाज दोनों के प्रति जिम्मेदार हों। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इस पूरे एनालिसिस को समेटे तो हमने देखा कि 11.5% की रेवेन्यू ग्रोथ और 15.7% का मार्जिन रातों रात नहीं आया है जी। ये लक्ष्य 31 के रणनीति का सीधा परिणाम है, जो लागत को कम करके भविष्य में 16 से 17% के मार्जिन का रास्ता बना रही है। हमने देखा कि कैसे 23,845 कर्मचारियों का टैलेंट पूल और 103 इनोवेशन लैब्स उन 6 तकनीकी दावों को हकीकत में बदल रहे हैं
जिनके जरिए 1757 पेटेंट्स फाइल किए गए हैं। और हमने ये भी समझा कि कैसे एंथ्रोपिक और डेटाब्रिक्स जैसी साझेदारियां उनके AI पावर्ड इंजीनियरिंग इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस को इतना मजबूत बना रही हैं कि क्लाइंट्स उन्हें लार्ज डील सौंप रहे हैं। ये सब मिलकर भविष्य के लिए एक बहुत ही मजबूत बिजनेस आउटलुक पेश करता है। और ड्रीम ऑन व्हील्स जैसी मोबाइल रिहैब वैन की पहल इस वित्तीय सफलता में एक मानवीय पहलू जोड़ती हैं जो लॉन्ग टर्म मार्केट लीडरशिप के लिए बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी कंपनी की तस्वीर है जो सिर्फ भविष्य के लिए तैयारी नहीं कर रही, बल्कि भविष्य को खुद डिजाइन कर रही है। इन सब बातों से ना एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। वो क्या? आज हम देख रहे हैं कि एक ऐसी कंपनी जो कभी विशुद्ध रूप से पारंपरिक इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती थी, वो AI का उपयोग करके अपने मुनाफे और काम करने के तरीके को बदल रही है। तो क्या आने वाले दशक में ह्यूमन इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच की ये रेखा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? क्या भविष्य में हर भौतिक उत्पाद, चाहे वो कार हो, कोई विशाल फैक्ट्री हो या कोई मेडिकल डिवाइस, मूल रूप से सिर्फ एक AI उत्पाद ही होगा जिसके चारों तरफ लोहे और प्लास्टिक का ढांचा लगा होगा? वाह, ये एक ऐसा विचार है जो हम सभी को ये सोचने पर मजबूर करता है कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वहाँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का भेद अब इतिहास बनता जा रहा है। इसी अहम सवाल के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इंजीनियरिंग और AI के इस बदलते हुए रिश्ते को समझना वाकई भविष्य को समझने जैसा है।